हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसल क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जयसिंह सूर्यवंशी। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हमने कुछ डिजीज़ को डिस्कस किया था जो कि सिंगल जीन से होने वाले म्यूटेशंस थे, डिसऑर्डर थे। हमने उनको डिस्कस कर लिया था। हमने देख लिया था बेटा कि सिंड्रोमिक डिजीज़ कौन सी है, सिंड्रोमिक डिसऑर्डर कौन से हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम आज की क्लास में कुछ इसका बाकी का बचा हुआ पार्ट देख लेते हैं। बहुत ही छोटा सा पार्ट बचा है इस चैप्टर का, जिसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं, जो कि है बेटा 4 नंबर है बेटा, डिसऑर्डर ड्यू टू म्यूटेशन इन मल्टीपल जीन्स ठीक है। और कौन कौन सी ऐसे डिसऑर्डर है, सच एज, जैसे बेटा क्लेफ्ट लिप, ठीक है, या फिर एक और डिजीज है, इसको बोलते हैं क्लेफ्ट पैलेट, कॉन्ट्रिक्टेड स्टमक, और साथ ही साथ स्पाइना बाइफिडा। ठीक है, ये सारी कुछ डिसऑर्डर है। क्लेफ्ट लिप है ना, क्लेफ्ट पैलेट, कॉन्स्ट्रिक्टेड स्टमक और स्पाइना बाइफिडा। ठीक है, क्लेफ्ट लिप क्या होता है बेटा, जहाँ पे इसको हेयर लिप डिसऑर्डर भी बोलते हैं, जिसमें जो लिप वाला पार्ट होता है वो क्लेफ्ट हो जाता है, पार्ट्स की फॉर्म में दिखता है, बिल्कुल हेयर की तरह दिखता है बेटा। जैसे खरगोश में लिप्स होते हैं, पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। ठीक है, ऐसे ही बच्चे में जो लिप्स होते हैं वो पार्ट्स की फॉर्म में होते हैं। क्लेफ्ट पैलेट, या पैलेट जो होता है वो भी डिवाइडेड होता है। कॉन्स्ट्रिक्टेड स्टमक, जो स्टमक है वो कैसा होता है, दबा हुआ होता है, कॉन्स्ट्रिक्टेड शेप का होता है। और साथ ही साथ स्पाइना बाइफिडा, जो कि स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड डिसऑर्डर है। ठीक है, तो ये सारे कुछ म्यूटेशंस है जो कि मल्टीपल जीन से रिलेटेड है। हमने सिंगल जीन से रिलेटेड डिसऑर्डर को भी देखा था, ऐसे ही कुछ डिसऑर्डर है जो कि मल्टीपल जीन्स से रिलेटेड है। ठीक है, पॉलीजेनिक डिसऑर्डर है। हमने लास्ट क्लास में मोनोजेनिक डिसऑर्डर को देखा था, ये सारे पॉलीजेनिक डिसऑर्डर है। कैसे बेटा, ये हैं पॉलीजेनिक, इसको पॉलीजेनिक भी बोलते हैं, पॉलीजेनिक डिसऑर्डर। ठीक है, कैसे डिसऑर्डर है, पॉलीजेनिक डिसऑर्डर। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए आप। इसके बाद में हम एक छोटा सा पार्ट और देखेंगे, ह्यूमन इवोल्यूशन वाला। इसमें बस हमें याद रखना है सबसे पहले कौन सा ह्यूमन था, उसके बाद में कौन सा ह्यूमन बना। ठीक है, तो इवोल्यूशनरी चेंजेस होते गए उनके अंदर, कुछ प्रोग्रेसिव चेंजेस होते गए, जिसकी वजह से वो डेवलप होते चले गए। ठीक है, हम सभी जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो सारे एक ऐप लाइक एंसेस्टर से डेवलप हुए हैं। जितने भी एप्स हैं, मंकीज जितने भी हैं, चिंपैंजीज हैं, और जितने भी ह्यूमंस हैं, उनका एक कॉमन एंसेस्टर था बेटा। और उसी एंसेस्टर से हम अलग अलग जो है ऑर्गेनिज्म बने, है ना, एनिमल बने, अलग अलग स्पीशीज बनी है। ठीक है, तो हमारा इवोल्यूशन एक कॉमन एंसेस्टर से हुआ है। तो बस हमें स्टेप्स याद रखनी है कि सबसे पहले जो ह्यूमंस था उसका क्या नाम है, उसके बाद में क्या नाम है। तो बस इतना सा याद रखना है और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसको आपने लिख लिया होगा बेटा, जल्दी से लिख लो, फिर उसको मैं रफ कर देता हूं। ठीक है, रफ कर रहा हूं उसको। इसके बाद में ह्यूमन एवोल्यूशन, ह्यूमन इवोल्यूशन। ठीक है, आपको पता है बेटा कैसे थे हम पहले और अब क्या डेवलपमेंट चेंजेस हुए हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, पहले हमारा पोस्चर भी बिल्कुल अलग था, अभी जैसे है बिल्कुल उससे अलग था, हम बेंट होके चलते थे। ठीक है, पहले जो है जैसे जैसे आपने बेटा देखा होगा मंकीज को, उसकी तरह बेंट होके चलते थे हम। आजकल बाइपेडल हम, है ना, 2 पैरों पे चलते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर काफी सारे चेंजेस देखने को मिले हैं हमें, है ना। तो सबसे पहले जो ह्यूमन था, है ना, उसको क्या बोलते हैं बेटा हम, उसको बोलते हैं हम ड्रायोपिटेकस, या इस तरीके से लिखते हैं हम
नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं, डेवलपमेंट हुआ है बेटा तो नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं। सबसे पहले ड्रायोपिथेकस, ठीक है, सबसे पहले कौन बना? ड्रायोपिथेकस। ड्रायोपिथेकस के बाद में जो ह्यूमन बना, ठीक है, सबसे पहला ह्यूमन जो था वो ड्रायोपिथेकस था, क्लियर। इसके बाद में रामापिथेकस, इसके बाद में ऑस्ट्रेलोपिथेकस, इसके बाद में होमो हैबिलिस, ठीक है, इसके बाद में होमो इरेक्टस, ठीक है। इसके साथ इसके ऊपर ही लिखना बेटा, है ना। चलो मैं इसको रफ कर देता हूं ऊपर वाले पार्ट को एक बार, कुछ काम का नहीं है ये। इसके बाद में ऊपर लिखना है आपको होमो इरेक्टस के बाद में अर्ली होमो सैपियंस, होमो सैपियंस, सैपियंस, ठीक है। तो ये बेटा ह्यूमन इवोल्यूशन, क्या है ये? ह्यूमन इवोल्यूशन, किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ है ह्यूमन का। तो सबसे पहले कौन था? ड्रायोपिथेकस, इसके बाद रामापिथेकस, इसके बाद में ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, अर्ली होमो सैपियंस और उसके बाद में होमो सैपियंस सैपियंस। तो हमने देखा बेटा कि ह्यूमन के अंदर भी डेवलपमेंट हुआ है, ह्यूमन के अंदर भी इवोल्यूशन हुआ है, और कौन कौन से जो है चेंजेस होते गए, उसके हिसाब से ह्यूमन का अलग अलग नाम होता गया बेटा। तो ये सारे नाम है, सबसे पहले ड्रायोपिथेकस है, और सबसे जो मॉडर्न टाइप का आज में जो हम हैं वो क्या है बेटा? होमो सैपियंस सैपियंस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये बस नाम याद रखना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इन नाम को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अभी तक तो एक बार भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया बेटा, लेकिन फिर भी आप इसको लर्न कीजिएगा, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए। ठीक है बेटा, ये लिख लिया होगा आपने, रफ कर रहा हूँ मैं इसको। और हम साथ के साथ ही आज की क्लास में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस, ठीक है। आज की क्लास में हम एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा न्यू, जिसका नाम है रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस, ठीक है बेटा। आज की क्लास में हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस, जहां पे हमें इस चैप्टर के स्टार्टिंग पार्ट में कुछ इंट्रोडक्शन देखना है, इस चैप्टर का कुछ टर्मिनोलॉजी को समझना है, जो कि आपके नेक्स्ट चैप्टर में भी काम आएगी, ठीक है। और साथ ही साथ में इस चैप्टर में जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो आपको याद रखना है वो है बेटा ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन्स, ठीक है। ग्लैंड्स, अलग अलग तरह की ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है बॉडी के अंदर, और साथ ही साथ में यही ग्लैंड्स अलग अलग हॉर्मोन्स को रिलीज करती है। तो वही ग्लैंड्स और हॉर्मोन्स वाला पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट लिख लेते हैं इस चैप्टर के बारे में। एनिमल्स एज वेल एज human beings can reproduce after a certain period of life, ठीक है। हर एक एनिमल, हर एक ह्यूमन बींग्स नॉर्मल कंडीशन में रिप्रोड्यूस करता है, अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए
ठीक है, ताकि अर्थ पे उसकी एग्जिस्टेंस बनी रहे, ठीक है, इमॉर्टलिटी बनी रहे, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल ही ट्रांसफर होता है पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में, ठीक है। तो इसीलिए हम नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं, नॉर्मल एनिमल्स की और नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स की, ठीक है। कैसे? आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ, ठीक है बेटा। इसके बाद एक और पॉइंट दिखते हैं हम, दिस इज बिकॉज ऑफ चेंजेस in hormone in their body to make them capable of reproduction, ठीक है। This is because of changes in hormones in their body to make them capable of reproduction। तो बेटा नॉर्मली हर एक ह्यूमन बीइंग, हर एक एनिमल रिप्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन रिप्रोड्यूस करने के लिए एक एज की ज़रूरत होती है बेटा, है ना, एक लाइफ पीरियड की ज़रूरत होती है। और उसी लाइफ पीरियड जब हमारी बॉडी के अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है तो उसे क्या बोलते हैं हम? प्यूबर्टी, ठीक है। और जब हम रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल होते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, और इसी ट्रांसफॉर्मेशन को हम बोलते हैं एडल्सेंस, ठीक है। इन्हीं ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? एडल्सेंस। जब हम एक चाइल्ड से एक एडल्ट में ट्रांसफॉर्म होते हैं तो इसी ट्रांसफॉर्मेशन को हम बोलते हैं एडल्सेंस, और एडल्सेंस में ही हमारी बॉडी के अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है, इसे बोलते हैं हम प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी के अंदर भी काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं, वो चेंजेस देखेंगे हम, पहले आप इन दोनों पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, इसको रफ करते हैं हम, इसको भी रफ कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है अब। लिखते हैं बेटा इसके बाद में हम कि एडल्सेंस का मतलब क्या होता है। ओके, एडल्सेंस का मतलब क्या होता है? तो इट इज अ time period of life when body undergoes several changes, ठीक है, leading to reproductive maturity is known as adolescence, ठीक है। It is a time period of life when body undergoes several changes leading to reproductive maturity is known as adolescence। और ये बेटा ये जो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आती है किसकी वजह से होती है? हार्मोनल चेंजेस की वजह से। हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी सारी ग्लैंड्स हैं और ये ग्लैंड्स सेल्स से मिलकर बनी है, ठीक है। और ये ग्लैंड्स सीक्रेटरी नेचर की होती है। जब ये सीक्रेशंस अपना रिलीज करती हैं तो इन्हीं सीक्रेशंस को बोलते हैं हम हार्मोन, और इन्हीं हार्मोन के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं, हम ट्रांसफॉर्म होते हैं, हमारी मसल्स ग्रोथ करती हैं, ठीक है, हम बड़े होते हैं। तो इसी ट्रांसफॉर्मेशन को हम बोलते हैं एडल्सेंस, ठीक है। इसके बाद लिखते हैं बेटा हम जनरली एडल्सेंस
begins at the age of 11 year and last up to 18 to 19 years। ठीक है, तो एडोलसेंस जो है बेटा वो कब स्टार्ट होती है? तो ये स्टार्ट होती है 11 ईयर्स की एज में, 10 टू 11 ईयर्स की एज में स्टार्ट होती है। ठीक है, फीमेल में मेल की कंपैरिजन में ज़्यादा जल्दी स्टार्ट होती है। ठीक है, और कब तक होती है? तो 18 टू 19 ईयर्स की एज में। वेट बेटा, ठीक है बेटा, ये लिख लिया होंगे पॉइंट आपने, मैं रफ कर रहा हूं इसको। एडोलसेंस के लिए हम एक दो पॉइंट और लिख लेते हैं। एडोलसेंस may vary in different इंडिविजुअल। ठीक है, जो एडोलसेंस है वो अलग अलग इंडिविजुअल में अलग अलग हो सकता है। ठीक है, एडोलसेंस का जो टाइम पीरियड है वो अलग अलग इंडिविजुअल में अलग अलग हो सकता है। इसके लिए काफी सारे फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल है, जैसे डाइट, ठीक है, एक्सरसाइज, रूटीन है। ठीक है, तो किस तरीके का रूटीन है आपका, कैसी लाइफस्टाइल है, कैसी डाइट लेते हो आप, अगर हेल्दी डाइट ले रहे हो, एक्सरसाइज करते हो आप, तो आपकी जो हाइट है या फिर जो मसल्स ग्रोथ है वो काफी अच्छी होगी एक दूसरे इंडिविजुअली कंपैरिजन में। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं हम? एडोलसेंस। ठीक है, और ये कैसे होते हैं एडोलसेंस? तो हमारी बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस की वजह से। और पॉइंट लिखते हैं बेटा हम, adolescents are also called as teenagers। ठीक है, जितने भी एडोलसेंट्स होते हैं, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं हम? टीनेजर्स। क्लियर? तो ये था एडोलसेंस वाला पार्ट जो कि हमने देख लिया। एडोलसेंस का मतलब क्या होता है, कैसे बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं, और उन्हीं चेंजेस की वजह से हमारी बॉडी के अंदर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आती है और हम रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल होते हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स को लिख लीजिए पहले आप। ठीक है बेटा, इसके बाद लिखते हैं हम प्यूबर्टी क्या होता है। हमने एडोलसेंस को समझ लिया, इसके बाद में हम समझते हैं बेटा प्यूबर्टी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो प्यूबर्टी क्या होता है? प्यूबर्टी इज पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन एनिमल्स and human beings become capable of reproduction। ठीक है, जब रिप्रोडक्शन के कैपेबल हो जाते हैं बेटा, उस लाइफ पीरियड को बोलते हैं हम प्यूबर्टी। और ये प्यूबर्टी आती कैसे? तो एडोलसेंस के थ्रू ही आती है। ठीक है, जब हमारी बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हम टीनेजर से एक एडल्ट में ट्रांसफॉर्म होते हैं। जब एडल्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं तब हमारी बॉडी के अंदर प्यूबर्टी आती है बेटा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम प्यूबर्टी। क्लियर? इसके बाद में लिखते हैं बेटा हम चेंजेस एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम पे बॉडी के अंदर क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं? तो फर्स्ट लिखते हैं बेटा सडन इन हाइट
टेक्स प्लेस। ठीक है, जो प्यूबर्टी है उस टाइम पे हमारी बॉडी के अंदर काफी सारे चेंजेस होते हैं। तो हम यहाँ पे चेंजेस देख रहे हैं प्यूबर्टी के टाइम पे क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो फर्स्ट चेंज देखा हमने कि सडन इंक्रीज इन हाइट टेक्स प्लेस। ठीक है, जब प्यूबर्टी आती है बेटा तो हमारी हाइट इंक्रीज होती है। गर्ल्स में जो है बॉयज की कंपैरिजन में ज्यादा जल्दी हाइट इंक्रीज होती है। ठीक है, तो ये सारे कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो इसी में हम पॉइंट लिखने वाले हैं, आप इसी के अंदर पॉइंट लिखना बेटा। ठीक है, ये जो है हमने हेडिंग लिखी है, इसके अंदर ही हम पॉइंट लिखेंगे कुछ। फर्स्ट लिखा है हमने सडन इंक्रीज इन हाइट टेक्स प्लेस। ठीक है, अब इसी के अंदर हमें पॉइंट लिखना है ड्यू टू elongation of long bones of arms and legs। ठीक है, जो बोन से आर्म्स की और लेग की उनका इलोंगेशन होता है। ठीक है, गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज। जो गर्ल्स होती है बॉयज की कंपैरिजन में जल्दी ग्रो करती है बेटा। रेट ऑफ ग्रोथ इज वेरी इन डिफरेंट इंडिविजुअल। जो ग्रोथ रेट होती है वो वेरी करती है बेटा, डिफरेंट इंडिविजुअल में अलग अलग होती है, हमने डिस्कस कर ही लिया, और काफी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, ग्रोथ इज डिपेंड ऑन द जीन्स विच आर इनहेरिटेड फ्रॉम देयर पेरेंट। ठीक है, जो ग्रोथ रेट होती है वो डिफर करती है बेटा, अलग अलग हो सकती है डिफरेंट इंडिविजुअल के अंदर। और ये ग्रोथ रेट किस पे डिपेंड करती है, तो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अभी हम डिस्कस किया कि जैसे बैलेंस डाइट ले रहा है वो इंडिविजुअल, या फिर प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहा है, उसकी रूटीन क्या है। ठीक है, लाइफस्टाइल क्या है, तो उस पर डिपेंड करती है। हाइट कैसे इंक्रीज होती है हमारी, जब हमारी हाथों की और जो पैर होते हैं बेटा उनकी जो लॉन्ग बोन्स होती है उनकी जो है बोन्स का इलोंगेशन होता है। ठीक है, गर्ल्स में ग्रोथ रेट ज्यादा होती है, बॉयज कंपैरिजन में जल्दी होती है। क्लियर, और साथ ही साथ राइट काइंड ऑफ फूड भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लिख सकते हैं हम यहां पर एक पॉइंट और लिख लेते हैं, right kind of food is essential during puberty। ठीक है, जो राइट काइंड ऑफ फूड है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है, बैलेंस डाइट बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ के लिए। तो ये सारे पॉइंट्स भी आप नोट डाउन कर लीजिए। थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूं उसको। ठीक है, दिख रहा है। ठीक है बेटा, इसके बाद हम लिखते हैं चेंज इन बॉडी शेप। सेकंड लिखेंगे बेटा हम चेंज इन बॉडी शेप। बॉडी शेप के अंदर क्या चेंजेस होते हैं तो उसको लिखेंगे हम। तो मेल या फिर लिख सकते हैं बेटा हम बॉयज लिखते हैं, है ना। चेंजेस इन बॉयज। ठीक है, बॉयज के अंदर क्या चेंजेस होते हैं, तो जैसे बॉयज में चेस्ट एंड शोल्डर
बिकम वाइडर, ठीक है। जो बॉयज होते हैं उनमें चेस्ट और शोल्डर जो है वो ब्रॉड हो जाते हैं, ब्रॉडनेस देखने को मिलती है चेस्ट और शोल्डर की, ठीक है। साथ ही साथ में उनकी जो मसल्स होती हैं, स्ट्रॉन्ग मसल, ठीक है, या फिर मस्कुलर डेवलपमेंट देखने को मिलता है। हम बोल सकते हैं बेटा मस्कुलर डेवलपमेंट देखने को मिलता है हमें, ठीक है। ऐसे ही बेटा क्या चेंजेस होते हैं, चेंजेस क्या होते हैं गर्ल्स के अंदर, गर्ल्स के अंदर क्या चेंजेस होते हैं बॉडी शेप में, तो एरिया बिलो दी वेस्ट बिकम ब्रॉडर, ठीक है। जो वेस्ट से नीचे का एरिया होता है बेटा वो कैसा हो जाता है, ब्रॉडर हो जाता है, ठीक है। और लेस मस्कुलर डेवलपमेंट देन बॉयज। नीचे वाला पार्ट आपको दिख रहा है बेटा, ठीक है। लेस मस्कुलर डेवलपमेंट देन बॉयज, तो बॉयज के कंपैरिजन में मस्कुलर डेवलपमेंट कैसा होता है गर्ल्स के अंदर, थोड़ा कम होता है। मसल्स की ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है बॉयज के अंदर गर्ल्स की कंपैरिजन में। साथ ही साथ जो वेस्ट से नीचे का पार्ट होता है बेटा गर्ल्स में वो ज्यादा ब्रॉड हो जाता है, लेकिन जो बॉयज है बॉयज के अंदर क्या होता है, चेस्ट और शोल्डर वाला जो एरिया होता है वो ब्रॉड होता है, वाइडर हो जाता है। तो ये चेंजेस देखने को मिलते हैं हमें बॉडी शेप के अंदर, ठीक है। साथ ही साथ में गर्ल्स की जो स्किन होती है बेटा वो कैसी हो जाती है, सॉफ्ट स्किन हो जाती है। ये भी आप लिख सकते हो एक और चेंजेस, बॉयज कंपैरिजन में जो गर्ल्स की स्किन होती है कैसी होती है, सॉफ्ट। तो ये सारे कुछ चेंजेस हैं इन बॉडी शेप, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया आपको कि जो बॉडी शेप है इसमें भी चेंजेस देखने को मिलता है। जैसे हाइट में चेंजेस देखने को मिलता है हमें, हाइट जो है गर्ल्स की बॉयज कंपैरिजन में ज़्यादा जल्दी इंक्रीज होती है, ठीक है। एडल्सेंस भी फीमेल में या फिर गर्ल्स के अंदर बॉयज कंपैरिजन में जन्म में ज़्यादा जल्दी होती है। लेकिन अगर हम बॉडी शेप की बात करें तो बॉडी शेप जो होता है वो बॉयज के अंदर चेस्ट और शोल्डर की ब्रॉडनेस देखने को मिलती है, गर्ल्स के अंदर जो वेस्ट से नीचे का एरिया होता है वहां पर ब्रॉडनेस देखने को मिलती है। साथ ही साथ बॉयज के अंदर मसल्स की ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है एक गर्ल्स की कंपैरिजन में, ठीक है। तो इसके बाद हम आगे लिखते हैं, थर्ड पॉइंट लिखते हैं बेटा, थर्ड लिखते हैं हम चेंज इन वॉइस, ठीक है। वॉइस के अंदर भी चेंज होता है बेटा। इसमें पॉइंट लिखते हैं बेटा हम, एनलार्ज पार्ट ऑफ लैरिंग्स, या फिर लिख सकते हैं बेटा वोकल बॉक्स of throat is called Adam's apple, ठीक है बेटा। हमारे गले में हमारे थ्रॉट वाले पार्ट में ये हमें जो एक एनलार्ज पार्ट दिखता है बेटा इसको बोलते हैं हम एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल इज मोर prominent in boys, ठीक है। So
देयर वॉइस इज लाउड, ठीक है। और इसी वजह से जो बॉयज होते हैं उनकी वॉइस कैसी हो जाती है बेटा प्यूबर्टी के टाइम पे, या फिर जैसे वो उनके अंदर टीनेजर वाली एज आती है तो उनकी वॉइस लाउड हो जाती है, क्योंकि जो बेटा ये एडम्स एप्पल होते हैं, इस एडम्स एप्पल के अंदर या फिर लैरिंग्स के अंदर जो हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं उनकी थिकनेस इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं बेटा, एडम्स एप्पल is not seen in girls, so their voice is soft, ठीक है। तो बेटा एडम्स एप्पल क्या होता है ये देख लिया हमने कि थ्रॉट पे क्या होता है बेटा कि लैरिंग्स ज्यादा डेवलप फॉर्म में होता है बॉयज के अंदर, और साथ ही साथ में इन एडम्स एप्पल के अंदर या फिर जो वोकल बॉक्स है इसके अंदर जो हमारे वोकल कॉर्ड्स है जिसकी वजह से हम बोल पाते हैं, आवाज को प्रोड्यूस कर सकते हैं बेटा, तो वॉइस प्रोड्यूस करने के लिए कुछ वोकल कॉर्ड्स होते हैं। तो वोकल कॉर्ड्स की थिकनेस बॉयज के अंदर ज्यादा होती है गर्ल्स के कंपैरिजन में, तो इसकी वजह से भी हमारे जो वॉइस होती है वो लाउड होती है गर्ल्स की कंपैरिजन में। तो एडम्स एप्पल ज्यादा प्रोमिनेंट होता है किसके अंदर, बॉयज के अंदर। फीमेल के अंदर ये नहीं देखने को मिलता है बेटा, हमें कुछ ट्रांसजेंडर में जरूर देखने को मिल सकता है, लेकिन फीमेल्स के अंदर ये बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इसी वजह से फीमेल की वॉइस जो होती है सॉफ्ट होती है, और क्योंकि जो फीमेल के वोकल कॉर्ड्स होते हैं उनकी थिकनेस कम होती है बॉयज की कंपैरिजन में, क्लियर। तो ये हमने थर्ड पॉइंट लिखा है, चेंज इन वॉइस। वॉइस में भी चेंज देखने को मिलता है, बॉडी शेप में भी चेंज देखने को मिलता है, और साथ ही साथ हाइट में भी चेंज देखने को मिलता है, ठीक है। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा। इसके बाद हम लिखते हैं आगे, फोर्थ नंबर पे शायद, ठीक है, फोर्थ पॉइंट चल रहा है हमारा। तो इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड ऑयल सीक्रेटिंग ग्लैंड, ठीक है। इसमें लिखते हैं बेटा हम पॉइंट, ऑयल सीक्रेटिंग ग्लैंड जिसको बोलते हैं बेटा हम सीबेशियस ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड स्टार्ट secreting sweat and oil during puberty, ठीक है। प्यूबर्टी के टाइम पे क्या होता है बेटा, हमारी स्किन के अंदर ऑयल सीक्रेटिंग ग्लैंड होती है जिसको बोलते हैं हम सीबेशियस ग्लैंड, और साथ ही साथ स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। यही स्वेट ग्लैंड्स और ऑयल सीक्रेटिंग ग्लैंड्स जितनी भी होती है बेटा, ये इनकी एक्टिविटी इंक्रीज कर लेती हैं, और इनकी इंक्रीज एक्टिविटी से ज़्यादा ऑयल और जो बेटा स्वेट है वो रिलीज होता है हमारी बॉडी से। समटाइम्स बॉयज एंड
girls get acne and pimples due to increased activity of these glands। ठीक है बेटा, एक मिनट, नीचे वाला पार्ट नजर आ रहा है? ठीक है, दिख रहा है। तो बॉयज और गर्ल्स में आपको एक्ने और पिंपल्स देखने को मिलते हैं। तो क्यों होते हैं एक्नेस और पिंपल्स? क्योंकि स्वेट ग्लैंड्स और जो ऑयल सीक्रेटिंग ग्लैंड्स है इनकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है प्यूबर्टी के टाइम पे। ठीक है, तो प्यूबर्टी के टाइम पे जो बॉयज हैं और गर्ल्स उनके फेस पे पिंपल देखने को मिलते हैं, तो ये भी एक इंडिकेशन है प्यूबर्टी का। क्लियर? और इसी ऑयल सीक्रेटिंग ग्लैंड्स को बोलते हैं बेटा हम सीबेशियस ग्लैंड, और साथ ही साथ स्वेट ग्लैंड्स। ये दो तरह की ग्लैंड्स जो है हमारे स्किन के नीचे प्रेजेंट होती है, और इनकी एक्टिविटी जब इंक्रीज होती है तो प्यूबर्टी के टाइम पे गर्ल्स और मेल्स, गर्ल्स जो होते हैं और जितने भी बॉयज होते हैं उनमें पिंपल दिखाई देते हैं फेस पे। ठीक है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, आगे लिखते हैं हम 5th पॉइंट। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, जो सेक्स ऑर्गन्स है वो भी डेवलप होते हैं बेटा। जैसे इन बॉयज sperm production begins। ठीक है, जो बॉयज होते हैं उसमें स्पर्म प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है बेटा। इन गर्ल्स ओवरीज स्टार्ट टू प्रोड्यूस एग्स। ठीक है, जो ओवरीज होती है वो क्या करती है? एग प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है। साथ ही साथ साइज ऑफ ओवरीज इंक्रीज। जो ओवरी की साइज होती है वो भी बढ़ने लग जाती है। बॉयज के अंदर स्पर्म प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। बॉयज के अंदर क्या होता है बेटा? 1 मिनट। बॉयज के अंदर क्या होता है? स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, और गर्ल्स के अंदर ओवरीज जो है वो एग्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, इन गर्ल्स ओवरीज स्टार्ट टू प्रोड्यूस एग्स, और साथ ही साथ साइज ऑफ ओवरी इंक्रीज। तो ओवरी का साइज भी इंक्रीज होता है। तो ये सारे कुछ कैरेक्टर्स हैं बेटा जो कि डिफाइन करते हैं कि प्यूबर्टी के टाइम पे कैसे इंडिकेशंस देखने को मिलते हैं। तो बॉयज में स्पर्म जो कि है मेल गैमेट, ये स्पर्म क्या होता है बेटा? ये होता है मेल गैमेट। ठीक है, ये स्पर्म क्या होता है? मेल गैमेट। और ये एग सेल क्या होता है बेटा? ये होता है फीमेल गैमेट। ठीक है, अभी हम जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन, वहां पर देखेंगे हम कि जो मेल होते हैं, मेल का मेल गैमेट है स्पर्म, और फीमेल्स में फीमेल गैमेट है बेटा एग सेल, क्या? ओवा। तो यही दोनों जब फ्यूज होते हैं आपस में तब जाके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और तभी जाके जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो बेटा ये स्पर्म प्रोड्यूस होंगे, और ये जब एग सेल प्रोड्यूस होगी तभी सेक्सुअल मैच्योरिटी आएगी। तो प्यूबर्टी भी यही है। प्यूबर्टी का मतलब क्या है? सेक्सुअल मैच्योरिटी आना। ठीक है, रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल होना। और ये कब होते हैं? जब हमारी बॉडी के अंदर गैमेट्स बनना स्टार्ट होते हैं। मेल के अंदर जो है स्पर्म बनते हैं, और जो फीमेल है उनके अंदर एग सेल बनती है, जो कि दोनों एक गैमेट है। स्पर्म भी एक मेल गैमेट है, और जो एग सेल है वो एक फीमेल गैमेट है। गैमेट मतलब होता है बेटा रिप्रोडक्टिव सेल्स। गैमेट मतलब क्या है? रिप्रोडक्टिव सेल्स, जो कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है। तो इन पॉइंट्स को भी आप नोट डाउन कर लीजिए।
ठीक है बेटा। इसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं 6 नंबर पे। सिक्स नंबर पे मेंटल, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी। ठीक है, तो मेंटली, इमोशनली और इंटेलेक्चुअली भी एक इंडिविजुअल की जो एबिलिटी होती है वो इंक्रीज होती है। इसमें लिखते हैं बेटा ब्रेन हैज द मैक्सिमम लर्निंग पावर। इस टाइम क्या होती है बेटा, मैक्सिमम लर्निंग पावर होती है। वे ऑफ थिंकिंग ऑफ इंडिविजुअल चेंजेस। ठीक है, जो किसी भी इंडिविजुअल की वे ऑफ थिंकिंग है, सोचने का तरीका जो है वो बदल जाता है बेटा। ठीक है, बॉयज एंड गर्ल्स स्टार्ट टू फीलिंग सेल्फ कॉन्शियस। ठीक है, जो बॉयज और गर्ल्स होते हैं उनमें कॉन्शियस होने की जो नेचर होता है वो आ जाता है बेटा। वे ऑफ थिंकिंग चेंज हो जाती है और साथ ही साथ सबसे ज्यादा कैपेसिटी, सबसे ज्यादा एबिलिटी होती है उस टाइम पे कुछ भी सीखने की, क्योंकि ब्रेन उस टाइम पे सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। तो ये सारे भी कुछ हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे। हम मेंटली स्ट्रांग हो जाते हैं बेटा, इमोशनली हमारे में एबिलिटी आ जाती है, सोचने की जो पावर होती है वो इंक्रीज होती है उस टाइम पे, और साथ ही साथ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी भी उस टाइम पे स्टार्ट हो जाती है आना बॉडी के अंदर। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, इसके बाद लिखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं बेटा? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंजेस इन बॉयज एंड गर्ल्स that distinguish them from each other is called secondary sexual characteristics। ठीक है, ऐसे चेंजेस हमारी बॉडी के अंदर जो कि मेल और फीमेल को अलग करते हैं, है ना। हम किसी को भी देख के पहचान सकते हैं कि बेटा ये फीमेल है और ये मेल है। उन कैरेक्टर्स को हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। तो चेंजेस इन बॉयज एंड गर्ल्स दैट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम ईच अदर इज कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे हम लिखते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन बॉयज। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे बेटा
ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर्स, है ना, जो फेशियल हेयर्स है वो देखने को मिलते हैं बेटा, बियर्ड एंड मॉस्टेक देखने को मिलती है, दाढ़ी मूछें देखने को मिलती है बॉयज के अंदर। तो ये एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है बेटा, पहले इसको लिख लो आप, तो उसके बाद में हम बाकी के नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, वरना आपको नजर नहीं आएगा। ठीक है, मैं इसको रफ कर दूं बेटा। इसके बाद लिखते हैं बेटा ग्रोथ, उसके साथ में ही लिखना आप बेटा नेक्स्ट पॉइंट में, ग्रोथ ऑफ हेयर्स ऑन स्किन अंडर द आर्मपिट एंड प्यूबिक एरिया। ठीक है, कहां का देखने को मिलते हैं बेटा, तो हेयर्स स्किन पे देखने को मिलते हैं, आर्मपिट पे देखने को मिलते हैं बेटा, और साथ ही साथ प्यूबिक एरिया। इसी प्यूबिक एरिया को बोलते हैं बेटा हम लोअर एब्डोमिनल एरिया। जो पेट से नीचे वाला एरिया होता है बेटा उसको बोलते हैं लोअर एब्डोमिनल एरिया या फिर प्यूबिक एरिया। फीमेल्स के अंदर क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं बेटा, तो लिखते हैं हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन गर्ल्स, लिख लेते हैं बेटा गर्ल्स। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे जैसे ब्रेस्ट का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, ब्रेस्ट के डेवलपमेंट जो है एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है, जिसके थ्रू हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं एक फीमेल को। और साथ ही साथ में इनमें भी जो है हेयर ग्रोथ ऑन स्किन, आर्मपिट एंड लोअर एब्डोमिनल एरिया, या फिर बोल सकते हैं बेटा प्यूबिक एरिया। ठीक है, तो ये सारे क्या है, ये होते हैं बेटा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसकी वजह से हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं एक मेल और फीमेल को। मेल के अंदर दाढ़ी मूछें देखने को मिलती है बेटा, बियर्ड एंड मॉस्टेक देखने को मिलती है, साथ ही साथ में जो आर्मपिट होते हैं वहां पे हेयर्स देखने को मिलते हैं, है ना, और कहां पे प्यूबिक एरिया जो होता है बेटा लोअर एब्डोमिनल रीजन, पेट से नीचे वाला जो हिस्सा होता है वहां पर भी बाल देखने को मिलते हैं। ऐसे ही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर फीमेल में देखें तो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, जिसकी वजह से हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। हेयर ग्रोथ होती है बेटा स्किन पे, आर्मपिट में, और साथ ही साथ में प्यूबिक एरिया पे। तो ये सारे पॉइंट्स भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में हमने हेरिडिटी इवोल्यूशन वाला चैप्टर कंप्लीट किया, साथ ही साथ में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है जो कि है ये वाला रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट कर लिया है, और इसके आगे हम कुछ ग्लैंड्स और हार्मोन्स डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक।